अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। सीपैक के खिलाफ साजिश करने पर भारत को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सीपैक के हवाले से अहम बयान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारतीय हथकंडों पर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। सीपैक के खिलाफ साजिश करने पर भारत को नाकामी होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, इसको हर मुहाज पर नाकामी होगी। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन समेत खित्ते के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहा है। PDM रहनुमा अवामी तहफ़्फ़ुज़ से खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, सख्त लॉकडाउन की ख्वाहिश PDM अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। PDM अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत करके अवाम की सेफ्टी से खेल रहे हैं। PDM अरकान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा कर रहे हैं और जलसा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब कोरोना केसेस ड्रामाई तौर पर बढ़ रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM के रहनुमा वही हैं जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। यही PDM रहनुमा पहले मुझ पर तनकीद कर रहे थे। पेशावर में गुज़िश्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.39% रही, जबकि 202 मरीज इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में हैं। 18 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जिसमें 14 शदीद बीमार हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, अपोजिशन जलसा करके अवाम की सेहत और रोजगार खतरे में डालने के सिवा कुछ नहीं करेगी। अपोजिशन शायद पेशावर की आवाम से बदला लेना चाहती है। पेशावर इमरान खान का शहर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में पीपल्स पार्टी और नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन दोनों जमातों का इसरार है कि पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल कहीं नहीं मिलती। ज़ाती मफादात के लिए अवाम की सेहत और जिंदगियों से खेलना सबसे बड़ी खुदगर्जी है। अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना रवैये का सबूत दे रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन का जलसे मुनक्किद करने पर बाजिद होना इनकी गैर जमहूरी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी है। अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे मुनक्किद करने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज नहीं बनता। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस बढ़ने की सूरत में अपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतजमीन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा हलाकतें और केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,752 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,843 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 42 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए टेस्टों में कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.6% रही है। अवाम को अपोजिशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वजीर आला पंजाब की मावने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, हमारी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात करके अपोजिशन को समझाएं कि जिंदा रहेंगे तो सियासत होगी। कोरोना ने हर किसी को टारगेट किया हुआ है। KPK में कोरोना ने ज्यादा असर उठाया हुआ है। जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। जब जलसे पंजाब में होंगे तो कानून से इस्तकबाल करेंगे। कराची में जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस फैलने के खतरे से जिला वस्ती के मखसूस इलाके 14 रोज के लिए सील करने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर वस्ती के मुताबिक जिला वस्ती के 26 इलाके माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अजीजाबाद, अलीयाबाद, करीमाबाद, यासीनाबाद के इलाके बंद रहेंगे, जबकि दस्तगीर, नाजाबाद, असगर शाह स्टेडियम, शादमान टाउन के इलाके सील होंगे। नॉर्थ कराची, मुस्लिम टाउन, फिरदौस कॉलोनी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा कर दी गई है। सरबराह TLP खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा उनके साहबजादे अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने पढ़ाई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए शहरियों को नक्लो हमल में दुश्वारी से बचाने के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए गए थे।
علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد علامہ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر مقرر ہو گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر کا اعلان مینار پاکستان گراؤنڈ میں علامہ خادم حسین رضوی کے نماز جنازہ کے اجتماع کے موقع پر کیا گیا۔ علامہ سعد حسین رضوی نے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہی ٹی ایل پی کے نئے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل تھے۔ 24 سالہ ٹیسٹ کرکٹر سمیع اسلم نے مسلسل نظر انداز کیے جانے پر پاکستان کرکٹ کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سمیع اسلم اگلے 10 روز میں امریکہ روانہ ہو جائیں گے اور اس حوالے سے سفر اور رہائش کے لیے ضروری کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سمیع اسلم کا امریکہ کرکٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور وہ 2 سال اور 10 ماہ امریکہ میں گزارنے کی شرط پوری کریں گے۔ اس دوران وہ مقامی طور پر کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔ سمیع اسلم رواں سیزن میں بلوچستان کی ٹیم میں شامل تھے۔ سمیع اسلم نے 13 ٹیسٹ اور 4 ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں 23 راکٹ حملوں کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق دارالحکومت میں 2 آئی ای ڈی دھماکے ہوئے جس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد شہر پر 2 سمتوں سے راکٹوں کی بارش کر دی گئی۔ افغان وزارت داخلہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں 23 راکٹ حملوں کی تصدیق کی جس میں مارکیٹوں اور رہائشی علاقوں پر بھی راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ ایک راکٹ کابل میں موجود ایرانی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی گرا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق اسپتال ذرائع نے راکٹ حملوں میں 30 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان نے راکٹ حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنی نئی کتاب میں کہا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر سرایت کر چکی ہے اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی کتاب میں اوباما نے بھارت میں مسلمان مخالف انتہا پسندی اور پاکستان دشمنی کے بارے میں چند اہم حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ کتاب میں اوباما نے نومبر 2020 میں بھارت کے دورے کے دوران سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کا حوالہ دیا اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے لکھا کہ بڑھتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات نے قوم پرست بی جے پی کے اثر کو مضبوط کیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم کے اپنے بیان کے مطابق بھارت میں کسی غیر یقینی صورتحال میں مذہبی اور نسلی یکجہتی کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھانا بھارتی سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل کا کام نہیں۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 100 روپے اضافے کے بعد 1,13,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 86 روپے اضافے کے بعد 97,136 روپے ہو گئی۔ عالمی صرافہ بازار میں سونے کی فی اونس قدر $6 اضافے سے $1,872 ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم رضوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ملک بھر سے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ علامہ خادم حسین رضوی چند روز سے بخار میں مبتلا رہنے کے بعد جمعرات کی شب انتقال کر گئے تھے۔ انہیں طبیعت بگڑنے پر شیخ زاید اسپتال لایا گیا لیکن اسپتال انتظامیہ کے مطابق وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ ان کی بیماری سے متعلق کوئی ہسٹری سامنے نہیں آئی۔ ٹی ایل پی کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کے لیے مینار پاکستان کے گراؤنڈ پر تارکی اجتماع ہوا جس میں ملک بھر سے غیر معمولی تعداد میں کارکنان اور عقیدت مندوں نے شرکت کی، جبکہ بہت بڑی تعداد میت کو نماز جنازہ کے مقام تک لانے والی ایمبولنس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ خادم حسین رضوی کا جسد خاکی ایمبولنس کے ذریعے مینار پاکستان پہنچایا گیا۔ مینار پاکستان گراؤنڈ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتا رہا اور یہ آواز دور دور تک سنی گئی۔ ایمبولنس کے ساتھ چلنے والے کارکنان اور عقیدت مند بھی لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ قافلے کے ہمراہ موجود کارکنان اور عقیدت مند میت والی ایمبولنس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی نے پڑھائی۔ اس موقع پر ان کے چاہنے والوں کو روتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے میں
रवायत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए उनके जुज़्दे खाकी को पहले मीनार पाकिस्तान, जबकि नमाज जनाजा के बाद दोबारा उनकी मैयत को उनकी रिहाइश गाह पर लाया गया, जहां उनकी तदफीन की गई। वाज़ेह रहे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक पंजाब के जिला अटक से था। वो 22 जून 1966 को नक्कातूत जिला अटक में हाजी लाल खान के यहाँ पैदा हुए। जहलमुद्दीना के मदारिस दीनिया से हिफ्ज़ तजवीद की तालीम हासिल की, जिसके बाद लाहौर में जामिया निज़ामिया रिजवी से दरसे निज़ामी की तकमील की। वो हाफिज़ कुरान होने के अलावा शेखुल हदीस भी थे और फारसी ज़ुबान पर भी उबूर रखते थे। खादिम हुसैन रिजवी ट्रैफिक के एक हादसे में माजूर हो गए थे और सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे। खादिम हुसैन रिजवी ने गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान पाकिस्तानी सियासत में अहम मकाम हासिल किया था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हाफिज साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक के नए सरबराह मुकर्रर। गुस्ताखी रसूल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नए सरबराह का पहला बयान। तहरीक लब्बैक जमात के नए अमीर ने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। अल्लामा साद रिजवी खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं। तहरीक के नए अमीर का ऐलान मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के इज्तिमा में किया गया। हाफिज साद रिजवी इससे कबल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। बतौर तहरीक लब्बैक के सरबराह उनका पहला बयान सामने आ गया। कहते हैं, गुस्ताखी रसूल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वालिद मोहतरम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नसीहत पर अमल करेंगे और मरहूम का मिशन जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक पंजाब के जिला अटक से था। वो 22 जून 1966 को अटक में हाजी लाल के घर पैदा हुए। जहलमुद्दीना के मदारिस दीनिया से हिफ्ज़ तजवीद की तालीम हासिल की, जिसके बाद लाहौर में जामिया निज़ामिया रिजवी से दरसे निज़ामी की तकमील की। वो हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ शेखुल हदीस भी थे और फारसी ज़ुबान पर भी उबूर रखते थे। खादिम हुसैन रिजवी ट्रैफिक के एक हादसे में माजूर हो गए थे और सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे। खादिम हुसैन रिजवी ने गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान पाकिस्तानी सियासत में अहम मुकाम हासिल किया था। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में नामूस रिसालत के मामले पर भी किए जाने वाले शदीद एहतजाज और धरनों की वजह से उनकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुल्की सतह पर पजीराई मिली, जबकि आम इंतखाबात 2018 में TLP पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात के तौर पर सामने आई थी। गुज़श्ता हफ्ते इनकी जानिब से एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की जानिब रुख किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। मुज़ाकरात के बाद खादिम हुसैन रिजवी ने इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में धरने के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और फिर लाहौर वापस पहुंचने के बाद वो 19 नवंबर के रोज इंतकाल कर गए। अफगानिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में 23 रॉकेट हमलों के नतीजे में 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक हफ्ते की सुबह दारुल हुकूमत में 2 IED धमाके हुए, जिसके तकरीबन 1 घंटे बाद शहर पर 2 सिमतों से रॉकेटों की बारिश कर दी गई। अफगान वजारत दाखिला ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 23 रॉकेट हमलों की तस्दीक की, जिसमें मार्केटों और रिहायशी इलाकों पर भी रॉकेट फायर किए गए, जबकि एक रॉकेट काबुल में मौजूद ईरानी सफारत खाने के कंपाउंड पर भी गिरा, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान मीडिया का बताना है कि रॉकेट हमलों के नतीजे में अब तक 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें शारा न्यू एरिया के इमरजेंसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल ज़राए ने रॉकेट हमलों में 30 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। अफगान मीडिया का कहना है कि तालिबान ने रॉकेट हमलों में मुलविस होने की तरदीद की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में कोरोना केसेस के तेजी से बढ़ने के बावजूद PDM के जलसे के ऐलान पर रद्द अमल में कहा कि PDM गैर जिम्मेदाराना सियासत करके अवाम की जान से खेल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहना था कि कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान सख्त लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद PDM अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। PDM अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत करके आवाम की जान से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि PDM अरकान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा कर रहे हैं और जलसा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब कोरोना केस ड्रामाई तौर पर बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि PDM के रहनुमा वही हैं जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। ये PDM रहनुमा पहले मुझ पर तनकीद कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि PDM ने को पेशावर में जलसा आम का ऐलान कर रखा है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के अलावा दीगर अहम अपोजिशन रहनुमा भी खिताब करेंगे। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फजलुर रहमान समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई।
غیر قانونی الاٹمنٹ کیس کی سماعت کراچی میں احتساب عدالت نمبر 3 میں ہوئی۔ نیب کی جانب سے دائر ریفرنس میں کہا گیا کہ ملزمان نے کراچی کے علاقے کلفٹن میں 198 پلاٹ غیر قانونی طریقے سے الاٹ کیے۔ نیب حکام نے عدالت کو بتایا کہ مصطفیٰ کمال نے بطور سٹی ناظم کراچی پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی۔ عدالت نے کیس میں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فضل الرحمان، افتخار قائم خانی، نذیر زرداری اور داؤد ممتاز حیدر پر فرد جرم عائد کر دی۔ تمام ملزمان نے جرم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت نے 5 دسمبر کو ملزمان کے خلاف گواہ طلب کر لیے۔ خیال رہے کہ قومی احتساب بیورو نیب نے جون 2019 میں کراچی کے احتساب عدالت میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال اور 10 مزید مشتبہ افراد کے خلاف سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ میں ملوث ہونے کے الزام میں ریفرنس دائر کی تھی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے سندھ میں تعلیمی ادارے بند نہ کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کورونا کی صورتحال اور تعلیمی اداروں کی بندش سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اجلاس میں سیکریٹری اسکولز، سیکریٹری کالجز اور تعلیمی بورڈز کے چیئرمین شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ آج کے اجلاس کا مقصد اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے سندھ کا موقف طے کرنا تھا۔ چاہتے تھے کہ سندھ میں تعلیم سے متعلق اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں۔ سعید غنی نے بتایا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی سندھ کے اجلاس میں تعلیمی ادارے بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات بھی نہیں ہوں گی۔ تعلیمی اداروں میں SOPs پر مزید سختی سے عمل کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ نے بتایا کہ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ جو تعلیمی ادارے آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کووڈ کے کیس بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو مثبت کیسز کی شرح 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ سعید غنی نے بتایا کہ وفاق سرما کی تعطیلات 25 دسمبر سے 10 جنوری تک کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اجلاس میں NCOC کے تجاویز پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق کا موقف ہے کہ 25 نومبر تا دسمبر بچوں کو اسکول کے بجائے گھر میں تعلیم دی جائے۔ وفاق کا موقف ہے کہ والدین اسکول جا کر اساتذہ سے ہفتہ وار ہوم ورک بھی لیں۔ وفاقی حکومت نے فاصلاتی نظام تعلیم کی نمو کے لیے ریڈیو اسکولز کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ ریڈیو اسکولز کے قیام کے لیے ریڈیو پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے فاصلاتی نظام تعلیم کے لیے ریڈیو اسکولز کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریڈیو اسکولز کے قیام کے لیے ریڈیو پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ تقریب میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور دیگر نے شرکت کی۔ وزارت تعلیم کے مطابق ایڈیشنل سیکریٹری محی الدین احمد اور ڈائریکٹر جنرل ریڈیو امرین خان نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ یہ قدم وزیر اعظم نے ہر بچے کو تعلیم فراہم کرنے کے ویژن کی روشنی میں اٹھایا ہے۔ دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچے وفاقی وزارت تعلیم کے اس اقدام سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ریڈیو پاکستان کو پورے ملک میں رسائی حاصل ہے۔ ریڈیو اسکول صبح 10 بجے سے رات 12 بجے تک تعلیمی پروگرام نشر کریں گے، جبکہ شام کو بھی یہی پروگرام دہرایا جائے گا تاکہ ورک شاپس میں کام کرنے والے بچے اس سے مستفید ہوں اور تعلیم کی بنیادی حق سے محروم نہ ہوں۔ ان پروگراموں کو انٹرنیٹ اور موبائل ایپ کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شفقت محمود نے مزید کہا کہ جن لڑکیوں کو کسی بھی وجہ سے اسکولوں تک کی رسائی حاصل نہیں ہے، وہ حکومت کے اس اقدام سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ ہماری حکومت طلبہ کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، ان کی دہلیز پر تعلیم فراہم کر رہی ہے، جس کا مقصد انہیں تعلیم فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال وزارت تعلیم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر ٹیلی اسکول منصوبہ شروع کیا تھا، جس سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 8.8 ملین بچے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کووڈ-19 کے تناظر میں بچوں کا قیمتی تعلیمی وقت بچانے کے لیے ٹیلی اسکول کا اقدام صرف 15 دن میں شروع کیا گیا تھا۔ تاہم جن لوگوں کو ٹیلی اسکول تک رسائی حاصل نہیں ہے، اب وہ ریڈیو اسکولز کے منصوبے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد تعلیم دستیاب جدید وسائل سے صرف ایک چیز پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم جلد ہی ای ایجوکیشن پورٹل لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے ایک کلک کے ذریعے ٹیلی اسکول اور ریڈیو اسکولز کے پروگرامز تک رسائی حاصل کی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر تعلیم کاؤنٹی میں فاصلاتی تعلیم کے نظام کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اور اس سلسلے میں وزارت تعلیم میں ایک ونگ قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فاصلاتی نظام کے حوالے سے جلد ہی ایک پالیسی بھی پیش کر رہے ہیں۔
वजीर आजम इमरान खान ने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की कराची में तामीर के आगाज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि कराची शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की तामीर का आगाज देखकर अच्छा लगा। तिब्बो इलाज के जदीद तरीन साजो सामान से आरास्ता ये कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ शिफा होगा। याद रहे कि रवां साल जनवरी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में शौकत खानम फंड रेजिंग की तकरीब से खिताब में कहा था कि शौकत खानम अस्पताल के लिए शुरू में मसाइल हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। शुरुआत में शौकत खानम अस्पताल के लिए फंडिंग में मुश्किलात थी। एक ईंट खरीदने से अस्पताल शुरू किया, आज तीसरा बनने जा रहा है। आलमी माहिरीन ने भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कशी के खतरे का इजहार कर दिया। भारत में इंसानियत के खिलाफ मुनज़्ज़म जराइम का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी माहिरीन ने भारत में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कशी के खतरे का इजहार किया है। वाशिंगटन में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम नस्ल कशी और भारत के मुसलमानों के 10 मराहिल के मौजू पर मुबाहिसा हुआ, जिसमें नस्ल कशी पर नजर रखने वाले इदारे जेनोसाइड वॉच के सरबराह ने कहा कि भारत में इंसानियत के खिलाफ मुनज़्ज़म जराइम का सिलसिला जारी है। उनका कहना था कि कश्मीर और आसाम में मुसलमानों पर जुल्म कत्ल आम से पहले का मरहला था और बाबरी मस्जिद को गिराना और मंदिर तामीर करना इसी सिलसिले की कड़ी है। उनका कहना था कि भारत मुसलमानों पर जुल्म के साथ साथ उनकी माशी सूरत हाल को बदतर कर रहा है और मुसलमानों के इंसानी और आईनी हुकूक से भी इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दहली फसादात में पुलिस ने सैकड़ों अफराद को हिरासत में लिया और उन पर अपने खिलाफ ही तशद्दुद का इल्जाम लगाया। माहिरीन इंसानी हुकूक तेस्ता सैलिडवर्ड ने कहा कि भारतीय मुसलमान मुस्तकिल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। गाय का गोश्त फरोख्त करने के झूठे इल्जामात पर हुजूम इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है। माहिर इंसानी हुकूक डॉक्टर इलियास का कहना था, सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार भारत अपनी 14% आबादी को दबा रहा है। ख्याल रहे कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद से ही भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। कभी गौ रक्षा के नाम पर तो कभी लू जहाद के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अपनी नई किताब में कहा है कि जुनूनियत और इंतहा पसंद भारतीय माशरे में सरकारी और निजी सतह पर सरायत कर चुकी और पाकिस्तान दुश्मनी भारत में कौमी यकजहती उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की नई बुक 17 नवंबर 2020 को आप प्रॉमिस लैंड के नाम से शाये हुई है। अपनी किताब में ओबामा ने भारत में मुसलमान मुखालिफ इंतहा पसंदी और पाकिस्तान दुश्मनी के बारे में चंद अहम हकाइक से पर्दा उठाया है। किताब के सफ़ा नंबर 600 और 601 में ओबामा ने नवंबर 2020 में भारत के दौरे के दौरान साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात का हवाला दिया और अपनी जाती राय देते हुए लिखा कि बढ़ते हुए मुसलमान मुखालिफ जज्बात ने हिंदू कौम परस्त बीजेपी के असर को मजबूत किया। साबिक भारतीय वजीर आजम के अपने बयान के मुताबिक भारत में किसी गैर यकीनी सूरत हाल में मजहबी और नस्ली यकजहती के गलत इस्तेमाल से फायदा उठाना भारतीय सियासतदानों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये भी लिखा गया है कि जुनूनियत और इंतहा पसंदी भारतीय माशरे में सरकारी और निजी सतह पर बहुत गहराई तक सरायत कर चुकी है और पाकिस्तान दुश्मनी भारत में कौमी यकजहती उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। किताब में तहरीर है कि बहुत से भारतीय इस बात पर फख्र करते हैं कि भारत ने पाकिस्तानी जौहरी ताकत का मुकाबला करने के लिए एटमी हथियार तैयार किए, लेकिन इन्हें इस बात का कतन इदराक नहीं कि किसी भी तरफ से जरा सी गलती पूरे खित्ते को तबाही का बाइस बना सकती है। ओबामा ने किताब में लिखा है कि आज मजमूई तौर पर भारतीय मुआशरा नस्ल और कौम परस्ती के गिर्द मरकूज है। मुआशी तरक्की के बावजूद भारत एक मुंतशिर और बेहाल मुल्क है जो बुनियादी तौर पर मजहब और कौम में बटा हुआ है और बदउनवान सियासी ओहदेदारों, तंग नजर सरकारी अफसरों और सियासी शोबदाबाजों की गिरफ्त में है। ओबामा ने कहा कि इंतहा पसंदी, जुनूनियत, भूख, बदउनवानी, कौमियत, नस्लियत और मजहबी अदम रवादारी के मसाइल भारत में इस हद तक मजबूत हो चुके हैं कि कोई भी जमहूरी निज़ाम इसको मुस्तकिल तौर पर जकड़ नहीं सकता। ये तमाम मसाइल अगर वक्ती तौर पर काबू में भी हो जाएं तो माशी तरक्की की रुकावट या आबादियाती तब्दीली या किसी ताकत सियासी रहनुमा के हवा देने पर लोग
दोबारा इंतहा पसंदी और सरकशी की नजर हो जाते हैं। बाराक ओबामा ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह के वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचने की तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि भारत में सिख अक़लियत को अक्सर निशाना बनाया जाता है। दुनिया का पहला जरासीम कुश स्मार्टफोन अब फरोख्त करने के लिए पेश कर दिया गया है। इसके मुतालिक दावा किया जा रहा है ये 24 घंटे में 99.9% जरासीम का खात्मा कर देता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जरासीम कुश स्मार्टफोन को कैटेस 42 का नाम दिया गया है, जो अगले साल की पहली छमाही में फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। उसे बुल आउट नामी ग्रुप कंपनी ने तैयार किया है, जो मुख्तलिफ कामों के लिए बहुत ठोस और मजबूत अशिया तैयार करती हैं, जिनमें कैट मसनूआत भी शामिल हैं। इस फोन की कीमत 229 बरतानवी पाउंड के बराबर रखी गई है और इसका जदीद तरीन मॉडल बायोमास्टर एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिसमें सिल्वर आइन शामिल होंगे। चांदी के आइन की बदौलत ये फोन अज खुद जरासीम से पाक होता रहेगा। यूं 24 घंटे में इस पर से जरासीम की 99% से जायद मकदार तलफ हो जाएगी, लेकिन अब भी ये दुनिया को शदीद तबाही तक पहुंचाने वाले कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकता। कंपनी की प्रेस रिलीज के मुताबिक उनका नया स्मार्टफोन सिर्फ 15 मिनट में 80% जरासीम का खात्मा करता है। बाकी जरासीम धीरे धीरे 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ है और इसे साबुन और ब्लीच से भी धोया जा सकता है। इस तरह फ़ोन को सैनिटाइज़र से धोकर कोरोना वायरस के खिलाफ भी पाक किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि जरासीम के माहिर भी स्मार्टफोन को दिन में 2 मरतबा जरासीम कुश बनाने का मशवरा देते हैं, क्योंकि ये बहुत से इंतहाई मुज़र खुर्दनामियों की आमाजगा बन सकता है। कैट S42 के दीगर खवास में गोरिल्ला ग्लास, 1.5 मीटर गहराई में 15 मिनट तक वाटर प्रूफ HD डिस्प्ले, एंड्रॉयड 10 और मजीद अपग्रेडेशन 32 GB रोम, 5 मेगापिक्सल कैमरा भी शामिल है। मछली के तेल की खूबियां दिल की सेहत के लिए भी मुफीद है। अब अमरीकी तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि मछली के तेल के कैप्सूल्स अमराज़े कल्ब से नहीं बचा सकते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मछली की गिरियों और बीजों जैसी ग़िज़ा में पाई जाने वाली सेहत के लिए ज़रूरी चिकनाई की किस्म ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अब सप्लीमेंट्स की शक्ल में भी दस्तयाब है। लोग वसी पैमाने पर मछली के तेल की सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर तहकीकी रिपोर्ट में मालूम किया गया कि ये कैप्सूल दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित नहीं होते। पहली तहकीक में तिब्बी माहिरीन ने बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड या विटामिन डी सप्लीमेंट से दिल की धड़कन की बेतरतीबी के मसले में कोई फायदा नहीं देखा गया। इस तहकीक में 26,000 के करीब मर्दों खवातीन को शामिल किया गया, जिन्हें दिल का कोई आर्जा लाहक नहीं था। फिर इन्हें 5 साल तक ओमेगा 3 सप्लीमेंट, जैतून का तेल या सोयाबीन ऑयल या विटामिन D3 का इस्तेमाल कराया गया। 5 साल बाद मुहक्किकीन ने देखा कि उनमें 900 लोगों में दिल की धड़कन की बेतरतीबी का मसला सामने आ गया, जिसका तनासुब 3.6% बनता है। अमरीकी डॉक्टर ने मकाला पेश करते हुए बताया कि सप्लीमेंट के इस्तेमाल से दीगर अफराद में भी इस बीमारी के खतरे में कोई नुमाया फर्क नजर नहीं आया, जबकि एर्टिरियल फाइब्रिलेशन एक बहुत बड़ा मसला है। इससे मयारी जिंदगी खराब हो सकता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए बुनियादी इकदाम करें, जैसा कि वजन कम करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना वगैरह। इस दूसरी तहकीक में 13,078 अफराद की सेहत का जायजा लिया गया। इसमें भी तिब्बी माहिरीन ने देखा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स ने दिल और इसकी शरियानों को लाहक किसी खतरे को कम नहीं किया। बताया गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स ने अमराज़े कल्ब के खतरे में कमी नहीं आई। सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने वाले अफराद में फायदे के बजाय ग़िज़ाई नाली में मनफी असरात की शरह उनसे दूर रहने वाले अफराद के मुकाबले में 25% से ज्यादा थी। मुहक्किकीन का कहना था कि मुताद्दिद ट्रायल से अब साबित हो चुका है कि मछली के तेल के कैप्सूल दिल की शरियानों की सेहत पर कोई मुस्बत असरात मुरतब नहीं करते। बरतानिया में भी इस सिलसिले में एक तहकीक सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कोई फायदा नहीं पहुंचाता। मुहक्किकीन का कहना था कि लोग समझते हैं कि इन सप्लीमेंट से फालिज, कैंसर और दीगर अमराज का खतरा कम हो जाता है, लेकिन इन्हें रोजाना खाने से किसी अफराद की सेहत पर कोई खास असर मुरतब नहीं होता। वाज़ेह रहे मछली एक ऐसी ग़िज़ा है जो सेहत के लिए बेहद मुफीद है। तिब्बी माहिरीन मछली को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने का मशवरा जरूर देते हैं। दुनिया भर के बच्चों में टीके और सुई का खौफ बहुत होता है और वो इसी वजह से ज़रूरी अदविया से भी महरूम रह जाते हैं। इस खौफ को कम करने के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी के नौजवान माहिरीन ने एक इंतहाई कम खर्च इख्तिरा की है, जिसमें सिरिंज की सुई बच्चे को नज़र नहीं आती और इसमें हाथ को सुन किया जाता है। चूँकि बच्चा सुई को नहीं देख सकता, इसलिए इसका खौफ
कम हो जाता है। पाकिस्तानी नौजवानों ने बच्चों में सुई का खौफ खत्म करने वाला आला इजाद कर लिया है। एक केमिकल से सुई लगाने वाले हिस्से को सुन्न किया जाता है, जिससे तकलीफ ना होने के बराबर रह जाती है। इस इख्तिरा को डॉक्टर इब्राहिम साजिद की निगरानी में एक टीम ने तैयार किया है, जिनमें अरीबा शकील अहमद, निम्रा नासिर, मोहम्मद अकबर शेख और असद मियां शामिल हैं। सुई का खौफ ट्राइपेनोफोबिया कहलाता है, जो दुनिया भर के बच्चों और कुछ बालिग अफराद में भी आम है। इस ज़मन में आगा खान यूनिवर्सिटी की टीम की तहकीकात जरीदा नेचर में भी शाया हुई हैं और इसे ग्लोबल और चिल्ड्रन पेट्रियोटिक रिसर्च इन्वेस्टिगेटर अवार्ड भी दिया गया है। इस इजाद को आगा खान यूनिवर्सिटी के इख्तिराती स्टार्टअप प्रोग्राम CCIT में परवान चढ़ाया गया, जिस पर मुसलसल 2 से 3 बरस तक तहकीकात की गई है। इसके लिए पहले डॉक्टर इब्राहिम और इनकी टीम ने एक घड़ी नुमा आला बनाया, जो ज्यादा मौसर ना था। ताहम उसके बाद भी उन्होंने हौसला ना हारा और अपने दूसरे डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने सुई को नजरों से ओझल करने वाली एक शील्ड बनाई, जिसे आसानी से पहना जा सकता है। मरीज की सिम्त वाले हिस्से पर कार्टून और दीगर खुशगवार खाके बनाए गए, जो बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि ये कोई तकलीफ दे शय नहीं। मुस्तकबिल में इस पर स्टिकर्स लगाने का मंसूबा है। इसे पहनकर बच्चा नहीं देख सकता कि इसके हाथ पर क्या कार्रवाई की जा रही है और फिर किसी मौसर दवा से सुई लगाने वाला हिस्सा सुन कर दिया जाता है, जिससे बच्चे को मजीद अनदेखी तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। इस डिजाइन को पेटेंट दिया जा चुका है और इसे बड़े पैमाने पर आजमाया भी जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मॉडल को तिजारती तौर पर भी तैयार करने में चंद रुपयों की लागत आएगी। तवक्को है कि इससे बच्चों में सुई लगवाने का रुझान बढ़ेगा और टीके की जगह सुन होने की बिना पर उसे तकलीफ का एहसास भी नहीं होगा। बिलखुसूस ये इजाद हंगामी हालत में बहुत मुफीद साबित हो सकती है, जहां बच्चों को इंजेक्शन लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। इसलिए ये इख्तिरा जान बचाने में भी मावनत कर सकती है। इस इजाद को पेन फ्री इनविजिबल निडल का नाम दिया गया है, जिसे नेचुरल पेडियाट्रिक्स रिसर्च इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया है, जो पाकिस्तान की तारीख में PRDI का पहला अवार्ड भी है। जापान ने जूडो को फरोग देने के लिए दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर अनोखा एहतमाम किया है। नेपाल में सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर बुलंद स्कूल में जूडो की मश्क के लिए एक हॉल खोला गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापान ने माउंट एवरेस्ट पर जूडो सेंटर कायम कर दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर बुलंद स्कूल में जूडो की मश्क के लिए एक हॉल बना दिया गया है। ये हॉल जापान के कौमी जूडो टीम की कोच और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट एनवाय कोसे की सरबराही में गैर सरकारी तंजीम ने खोला है। खुमजुंग नामी गाँव के स्कूल में ये हॉल बनाया गया है, जो सतह समंदर से 3790 मीटर बुलंद है। जूडो के लिए जरूरी सामान तातामी मेट और प्रैक्टिस वियर के 50-50 सेट्स ट्रक और हेलीकॉप्टर के जरिए खटमंडू से गुज़िश्ता हफ्ते पहुंचाए गए थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्कूल तक जाने वाली सड़क का आखिरी हिस्सा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहुत तंग था, जिसके बाइस तलबा ने 10 किलोग्राम से जायद वजनी एक मैट अपने सरों पर उठाकर स्कूल तक पहुंचाया। मैट बिछाते ही बच्चे खुशी से निहाल हो गए और उन्होंने फौरन खेल की मश्क शुरू कर दी। दुनिया भर की खवातीन हर दौर के हिसाब से फैशन अपनाती हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दोशीज़ा के बारे में जो फैशन के जदीद दौर में 18वीं सदी के मलबूसात इस्तेमाल करती हैं। 21वीं सदी के इस दौर में जहां खवातीन हर दौर के हिसाब से फैशन अपनाती हैं, वहीं दुनिया में एक ऐसी खातून भी हैं जो आज के दौर में भी 18वीं और 19वीं सदी के फैशन को अपनाती हैं। यूक्रेन की दोशीज़ा गुज़िश्ता चंद सालों से 19वीं सदी से कबल का फैशन फॉलो करते हुए पुराने तर्ज का ही लिबास ज़ेब-ए-तन करती हैं। मेला पुब्रोजनिक नामी लड़की का कहना है कि अब उनकी अलमारी में सिर्फ विंटेज और पुरानी तर्ज के लिबास ही मौजूद होते हैं। ये लिबास बेहद पुरसकून होते हैं। उनका कहना है खवातीन को खूबसूरत और सेहतमंद होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मुंह पर मेकअप की मुतादिद तहें थोपें, वो सिर्फ लिपस्टिक लगाकर भी खूबसूरत दिख सकती हैं। मेला पुब्रोजनिक का कहना है कि अपने तमाम तर कपड़े खुद ही सिलाई करती हैं, जबकि इन कपड़ों के साथ पहनने वाली दीगर एक्सेसरीज पुरानी चीजें फरोख्त करने वाली मार्केट से खरीदती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।